की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं पाठ 5। तो इसके पहले हम लोगों ने 1, 2, 3 और 4 पार्ट पढ़ लिया है ना। अगर आपने नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वैसे चैनल पे विजिट करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा पाठ है वह है भारत में उद्योग और धंधे। तो उद्योग और धंधे के विषय में आज हम लोग इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, इसलिए बहुत ही ध्यान से मेरी बातों को सुनिए। चलिए प्रारंभ करते हैं। कृषि कार्य के द्वारा उद्योग धंधों के लिए कच्चा माल प्राप्त होता है ना। कृषि कार्य जो भी होता है और कृषि क्या होता है इसके विषय में हम लोगों ने कक्षा 6 और 7 में पढ़ा हुआ है। ठीक है, और कक्षा 8 में भी पढ़ा हुआ है, तो आपको पता होगा। ठीक है, तो कृषि कार्य के द्वारा जो भी कृषि होता है उसके द्वारा उद्योग धंधों के लिए हम लोग कच्चा माल प्राप्त करते हैं। कृषि से प्राप्त कच्चे माल का उपयोग उद्योग धंधों में विभिन्न उत्पादों को तैयार करने हेतु किया जाता है। जो भी कच्चा माल जिस क्षेत्र का रहेगा उस क्षेत्र में हम लोग जो है अलग अलग उत्पाद तैयार करेंगे, मतलब वस्तुएं तैयार करेंगे। उद्योग कृषि को आधुनिक उपकरण, रासायनिक खाद आदि उपलब्ध कराते हैं। इस प्रकार से कृषि एवं उद्योग एक दूसरे पर आश्रित है ना। क्योंकि जब तक आपको एक कच्चा माल नहीं मिलेगा तो आप उसे किसी भी वस्तु में ट्रांसफर या परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। इसलिए कृषि है तभी उद्योग है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए एक लाइन लिखा गया है कि कोई वस्तु किसी उद्योग के लिए अंतिम उत्पाद है तो किसी अन्य उद्योग के लिए वह कच्चा माल। ठीक है, आइए इसका प्रयोग करके समझते हैं, आइए देखते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें थोड़ा सा अस्पष्ट होगा, लेकिन इस चित्र में आप ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा। यहाँ एक विद्यालय, अगर आप देखें तो विद्यालय भवन निर्माण हेतु आवश्यक वस्तुएं कौन कौन सी होती है वो आप देखिए। तो पहली बात यहाँ पर देखिए क्या क्या लिखा गया है। अगर एक विद्यालय आपको बनवाना है तो आपको पत्थर चाहिए, सरिया चाहिए, चूना चाहिए, ईंट चाहिए, सीमेंट चाहिए, मजदूर, फर्नीचर, कपड़े, चौक, है ना, यातायात और किताबें। ये सभी चीज़ें एक स्कूल में चाहिए। और अगर इस सीमेंट की बात करें तो ये चूना पत्थर, सिलिका या बॉक्साइट के बने होंगे। और ईंट की बात करें तो इसमें भी चूना या मिट्टी, इस सब की चीज़ें आएंगी। तो एक विद्यालय भवन के निर्माण हेतु हम लोगों को अलग अलग चीज़ें चाहिए। तो यहाँ पर आप इस चित्र को देखकर बताइए कि आपके विद्यालय के निर्माण के लिए किन किन वस्तुओं का आवश्यकता पड़ी होगी और ये वस्तुएं किन किन उद्योगों से प्राप्त हुई होगी। अब यहाँ पर जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं, विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जो आप देख रहे हैं विभिन्न प्रकार के उद्योगों से मिले होंगे, है ना। आप ऐसे समझ सकते हैं कि सरिया किसी और उद्योग से बना होगा, पत्थर कहीं बना होगा, चूना कहीं से और से मिलेगा, ईंट कहीं और से मिलेगा, सीमेंट कहीं और से मिलेगा। ठीक है, मजदूर हो गए, फर्नीचर कहीं और से मिलेगा, कपड़े कहीं और से मिलेंगे, चाक कहीं और से मिलेंगे, यातायात और जो किताबें कहीं और से मिलेंगे। तो सबके उद्योग अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, सबके उद्योग अलग अलग हो जाएंगे। तो यही यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपके विद्यालय में देखिए कि निर्माण जब हुआ था या हुआ है तो कौन कौन सी वस्तुओं की आवश्यकता पड़ी होगी, इसका आप एक लिस्ट बनाइए। देखिए आपके विद्यालय निर्माण में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का प्रयोग हुआ है। ये सब वस्तुएं भिन्न भिन्न उद्योगों से प्राप्त हुई है ना, अलग अलग उद्योगों से प्राप्त हुई है। आपने देखा कि एक विद्यालय के निर्माण में कितने सारे उद्योगों का योगदान है। इसी प्रकार हमें भी अपने जीवन यापन की अधिकांश वस्तुएं उद्योगों से ही प्राप्त होती हैं। वर्तमान समय में उद्योग धंधे ही किसी देश का आधार है। ठीक है, अगर किसी देश का जो आधार है तो वर्तमान समय में उद्योग धंधे ही है। उद्योगों की स्थापना प्रायः उन स्थानों में की जाती है जहां कच्चा माल, यातायात की सुविधा, दूरसंचार की व्यवस्था उपलब्ध हो। मतलब जहां पे कच्चा माल उपलब्ध हो, यातायात की सुविधा मतलब जहां पे अच्छे से ट्रांसपोर्ट किया जा सके, एक दूसरे जगह से चीज़ों को भेजा जा सके, लाया जा सके, और दूरसंचार की व्यवस्था भी हो, नेटवर्किंग अच्छा हो। बिना उद्यमी के उद्योग लगाना संभव नहीं है। किसी उद्योग में वस्तुओं के उत्पादन के लिए पूंजी का निवेश किया जाता है। निर्मित वस्तुओं को देश में तथा देश के बाहर के बाजारों में बेचने के लिए पहुंचाया जाता है। इससे आर्थिक लाभ होता है। जाहिर सी बात है, कोई भी उद्योग होगा जो वस्तु वो बनाएगी, जो वस्तु का उत्पादन करेगी, उसे किसी और देश में, किसी और जगह पे, अपने देश में भी भेजेगी, अपने देश के बाहर भी बाजारों में पहुंचाएगी। तो इससे क्या होता है, आर्थिक लाभ होता है। इस लाभ के अंश को देश के विकास के कार्यों में भी लगाया जाता है। स्वतंत्रता के बाद
बुनियादी उद्योगों की स्थापना सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार ने अपनी देखरेख में की। कुछ बड़े उद्योग सरकार तथा निजी क्षेत्र द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किए गए। कुछ उद्योग निजी क्षेत्र में भी स्थापित हैं। इसका मतलब ये, जब आज़ाद देश जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय कुछ जो है सरकार ने अपनी देखरेख में कुछ कंपनियों का प्रारंभ किया, कुछ निजी लोगों के साथ मिलकर जो है कंपनियां स्टार्ट हुई और कुछ तो निजी ही क्षेत्र में स्थापित हुई। कुछ लघु एवं कुटीर उद्योग भी देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित है। उदाहरण के लिए मिट्टी के बर्तन बनाना, दरी गलीचा बनाना, ये सब क्या है, लघु कुटीर उद्योग है। उद्योगों के प्रकार कौन कौन से होते हैं उसके विषय में हम लोग देखेंगे। उद्योगों के प्रकार, ठीक। मनुष्य को जीवन निर्वाह के लिए भोजन, वस्त्र एवं मकान प्राप्त करने हेतु अनेक साधनों एवं उपकरणों आदि की आवश्यकता पड़ती है। प्रकृति द्वारा प्राप्त सभी वस्तुओं का सीधे उपयोग नहीं किया जा सकता है। अनेक वस्तुओं का रूप परिवर्तित करना आवश्यक होता है, इसलिए इसके उद्योगों की स्थापना की जाती है। इसे वस्त्र निर्माण उद्योग कहते हैं। इसका मतलब ये कि उद्योग का मतलब ये कि जब मनुष्य अपने जीवन के निर्वाह के लिए भोजन, वस्त्र और मकान प्राप्त करने के लिए अनेक साधनों का उपयोग करता है, उसकी आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। और प्रकृति जो वस्तुएं दी है, प्रकृति के द्वारा जो वस्तुएं हमें प्राप्त होती है उसका हम सीधे उपयोग नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे वस्तुओं का रूप परिवर्तित करना आवश्यक होता है, तो रूप परिवर्तन के लिए हम लोग क्या करते हैं, रूप परिवर्तन के लिए हम लोग उद्योग की स्थापना करते हैं और इसे हम लोग क्या कहते हैं, वस्तु का निर्माण कहते हैं वस्तु निर्माण उद्योग कहते हैं। तो वस्तु निर्माण उद्योग एक महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया है। आधुनिक अर्थव्यवस्था में इन उद्योगों को उनके स्तर के अनुसार लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और भारी उद्योग में अलग अलग कर दिया गया है, विभक्त कर दिया गया है। तो एक एक करके समझते हैं कि क्या होता है लघु उद्योग और कुटीर उद्योग और भारी उद्योग। सबसे पहले है लघु या हल्के उद्योग। इन उद्योगों में कम पूंजी, कम श्रम एवं शक्ति के साधन तथा छोटी छोटी मशीनों की आवश्यकता होती है ना। कम मेहनत लगता है, कम पूंजी लगता है और कम शक्ति भी लगता है, तो छोटे छोटे जो है मशीनें की आवश्यकता होती है। ये हल्के कच्चे माल का प्रयोग करते हैं तथा हल्की वस्तुओं का निर्माण करते हैं। यह कई बार भारी उद्योगों के उत्पादों के छोटे छोटे भाग भी बनाते हैं। मतलब ये कि जैसे मान लीजिए कार बन रहा है तो कार का जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं, मान लीजिए नट बोल्ट ही हो गया, तो ये जो होते हैं लघु उद्योग बनाते हैं, जो हल्के उद्योग होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक सामान, पंखे, सिलाई मशीन, साइकिल, जूते, कपड़े, तेल, माचिस, ऊन, रबर, खिलौना, प्लास्टिक आदि वस्तुएं हल्के उद्योग के उदाहरण हैं, है ना। मतलब अगर किसी कंपनी में आप देख रहे हैं जो इलेक्ट्रॉनिक सामान बन रहे हैं, जो पंखे बन रहे हैं, जो सिलाई मशीन है, साइकिल हो गए जहाँ बनते हैं, जहाँ पर जूतों का निर्माण होता है, जहाँ पर कपड़े बनते हैं, जहाँ पर तेल बनता है, जहाँ पर माचिस बनता है, ऊन हो गया, रबर, खिलौना, प्लास्टिक, ये जो वस्तुएं हल्के उद्योग में बनाए जाते हैं और ये उद्योग निजी क्षेत्र में लगाए जाते हैं। निजी क्षेत्र का मतलब प्राइवेट, इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं होता है। अगला है कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग, ये उद्योग श्रमिक अपने घरों में ही स्थापित करते हैं। इनमें जूट, लकड़ी, बांस, बेत, पीतल, पत्थर आदि का कच्चे माल का प्रयोग के रूप में होता है। खादी, हथकरघा, चर्म उद्योग, कालीन एवं दरी की बुनाई, साड़ियों पर कढ़ाई करना, रस्सी बनाना आदि इस उद्योग के उदाहरण हैं। तो जहाँ पर अगर आप देख रहे हैं, जहाँ पर खादी हो गया, चर्म उद्योग हो गया, कालीन एवं दरी की बुनाई जहाँ पर हो रही है, साड़ियों पर कढ़ाई किया जा रहा है, किसी कंपनी में रस्सी बनाई जा रही है, तो ये सभी जो उद्योग होते हैं ये कुटीर उद्योग में आते हैं। कुक्कुट पालन हो गया, मधुमक्खी पालन हो गया, ये सभी इसी उद्योग के उदाहरण होते हैं। ये उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित होते हैं और ग्रामीण लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। ये स्थानीय कच्चा माल, श्रम तथा मशीनों का प्रयोग करते हैं। तिलहनों से तेल निकालना, गेहूं पीसना तथा छोटे छोटे कृषि उपकरण बनाना, रेशम के कीड़े पालना आदि ग्रामीण उद्योगों के उदाहरण हैं। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी गई जो आप अपने अभ्यास पुस्तिका में करेंगे कि अपनी अभ्यास पुस्तिका में परिवेश में पाए जाने वाले कुटीर उद्योग एवं उनमें प्रयोग होने वाले कच्चे माल को तालिका में भरिए। मतलब यहाँ पर आपको क्या लिखना है, ये इस जगह पे आपको क्रम संख्या लिखनी है कि हाँ ये हो गया कुटीर उद्योग का नाम। जैसे मान लीजिए पहला में है आपका मिट्टी का घड़ा, अगर आपने समझा कि इसमें क्या है तो आप कहेंगे मिट्टी का घड़ा। अच्छा, मिट्टी का घड़ा जो इसमें
घड़ा बनाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो आप कहेंगे दोमट मिट्टी का प्रयोग करेंगे। तो ये हो गया हमारा कच्चा माल। तो ये जो अगर मिट्टी नहीं होता तो क्या हम घड़ा बना पाते, तो आप कहते हैं बिल्कुल नहीं सर, अगर ये दोमट मिट्टी नहीं होती तो हम घड़ा नहीं बना पाते। तो ऐसे ही आप इन दोनों में भी क्या करेंगे, नाम लिखेंगे कि आप देखिए क्या क्या उपयोग होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। रेशम की बात हुई है तो रेशम उद्योग की प्रक्रिया की बात करेंगे। ठीक है, रेशम उद्योग की प्रक्रिया विशेषताएं पहले हम इसके देखेंगे कि रेशम उद्योग जो होता है यह कृषि पर आधारित स्थायी एवं लाभप्रद कुटीर उद्योग है। रेशम उद्योग जो होता है वो आपका किस में आता है, कुटीर उद्योग में ही आता है ना, छोटे कुटीर उद्योग में ही आता है। इस उद्योग में कम लागत में शीघ्र उत्पादन प्रारंभ किया जा सकता है। रोजगार सृजन की भरपूर संभावनाएं निहित होती है। विशेषकर महिलाओं के श्रम एवं समय के सदुपयोग के साथ साथ उन्हें स्वावलंबी बनाने में भी सहायक होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, सहतूत एवं अर्जुन की खेती की गई। ठीक है, अच्छी बात है। इसके बाद हम लोग नीचे देखेंगे, इस इमेज में देखिए, अब इसमें इस सहतूत और अर्जुन के पौधों पर रेशम कीट का पालन और कोया उत्पादन किया गया। अध्ययन उसके बाद हम लोग कहाँ पे आए, इन रेशम कीटों से रेशम के धागे उत्पादित किए गए। तो आपने समझा, सिंपल चीज है। तो ये जो होते हैं रेशम का जो प्रक्रिया होता है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर शहतूत की खेती करते हैं और इसमें जो होते हैं रेशम कीट हो जाते हैं। रेशम कीट के बाद हम इसमें आते हैं और कंपनी में जाकर रेशम धागे उत्पादन किए जाते हैं। ठीक है, अगला हम देखेंगे चॉकलेट बनाने की प्रक्रिया। चॉकलेट कैसे बनता है, जो आप लोग खाते हैं ना चॉकलेट, वो कैसे बनता है उसकी प्रक्रिया को जानते हैं, चॉकलेट बनाने की विधि। ठीक है, सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर बीज लेते हैं। अब अच्छा यहाँ पर देखिए सिंपल चीज़ है, सबसे पहला ये जो पॉइंट है यहाँ पे क्या हुआ, एक फल होता है कोको फल। कोको फल के ऊपरी परत को छीलकर बीज निकाला जाता है। तो हमने पहले वाले पॉइंट में कोको फल को देखिए इस तरीके से छीला और इसके में इसमें जो ये देखिए ना काले काले जो बीज हैं इनको क्या करेंगे, निकाल लेंगे। ठीक है, फिर बीज को धूप में सुखाएंगे। फिर क्या करेंगे, बीज को धूप में, देखिए यहाँ पर बीज को धूप में सुखाया जा रहा है। ठीक है, अच्छी बात है, सुखा लिए। फिर क्या करेंगे साहब, सूखे बीज को बोरे में भरकर जहाजों पर लाद कर कारखाने में भेज देंगे। मतलब ये जो बीज जो सूख गए इनको अब क्या करेंगे, सुखाने के बाद बोरे में भरा और बोरे में भरने के बाद कारखानों तक हम लोगों ने पहुंचा दिया। तो अभी तक हमारा बीज जो है वो पहुंच चुका है, चॉकलेट का जो बीज है ये पहुंच चुका है कारखाने में। अब कारखाने में देखिए ये एक व्यक्ति है जो कारखाने में फैक्ट्री में डाल रहा है। तो कारखानों में बीज को पीसकर तरल पदार्थ बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर बीज को डाला गया, इसके बाद यहाँ से ये देखिए अंदर गया, यहाँ से जो गर्म चीजें चल रही हैं, फिर इसके बाद ये पीस कर जो है कैसा बना लिया गया, यहाँ पर देखिए पीस कर इसको तरल पदार्थ बना लिया जाता है। बिल्कुल बना लिया गया। अब क्या किया गया, तरल पदार्थ में चीनी और दूध मिलाकर पट्टी बनाई गई। अब यहाँ पर इस स्थान पर चीनी और दूध मिलाया जाता है, चीनी और दूध मिलाकर पट्टी बना ली जाती है। जिस तरीके से हम लोग चॉकलेट की बनाने की प्रक्रिया समझा रहे हैं, समझिए। और अंत में क्या किया जाता है, पट्टी बनाने के बाद देखिए इस तरीके से रोल बनाया जाता है और अंत में जो जिस प्रकार का चॉकलेट तैयार करना होता है उस तरीके से हम लोग चॉकलेट में शेप में आकार दे देते हैं। चॉकलेट बनाने का प्रक्रिया यही होता है। आगे बढ़ेंगे, अब देखेंगे जूट उद्योग क्या है। अगला पॉइंट हम लोगों का जूट उद्योग। सबसे पहले जूट को क्या करेंगे, पानी में सड़ा देंगे। क्या होता है, पानी में सड़ा देते हैं। ये देखिए सबसे पहले जूट को एकत्र किया गया तो पानी में इसको क्या करेंगे, सड़ा देंगे। सड़ाने के बाद इसका छाल या रेशा क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो पानी में पहले सड़ाएंगे, पानी में सड़ाने के बाद इसका छाल या रेशा निकालेंगे। अब रेशों को अलग अलग करके क्या करेंगे, बांट लेंगे और उसके बाद जूट के सामान तैयार करके उसे हम लोग क्या करेंगे, निर्यात कर देंगे। जो भी उनको उससे सामान बनाना है उसे निर्यात कर देंगे, बेच देंगे। चाय उद्योग किसी तरीके से समझ लेते हैं। चाय बहुत ही आसान होता है। यहाँ आप देखिए चाय की पत्तियां क्या की जा रही है, यहाँ से खोटी जा रही है मतलब चुना जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पत्तियों को हम लोग चुनेंगे। उसके बाद पत्तियों को चुनने के बाद ये देखिए जो पीछे ये जो ट्रॉली जैसा बैग है इसमें भर भर के ले जाकर उस पत्तियों को सुखा देंगे। सुखाने के बाद पत्तियां छाट कर किस्में तैयार कर लेंगे। कुछ बड़े पत्ते होंगे, कुछ अच्छे पत्ते होंगे, कुछ खराब होंगे, कुछ छोटे होंगे, तो उसमें किस्में तैयार कर लेंगे। डिब्बों में फिर उसके बाद भर देंगे और भरने के बाद चाय का निर्यात हो जाएगा। निर्यात मतलब बेच दिया जाएगा। अब आगे समझते हैं रबर उद्योग। रबर उद्योग, रबर कैसे निर्माण होता है। सबसे पहले जो वृक्ष होता है तो रबर के वृक्ष से सीधे दूध निकाला जाता है। सिंपल से, तो रबर का एक वृक्ष होता है जिससे हम लोग वहां से दूध निकाल लेते हैं। फिर दूध को गर्म करके रसायन डालकर फाड़ देते हैं।
दूध को खूब गर्म करेंगे, खूब गर्म करेंगे, और जो इसमें केमिकल डाला जाता है, केमिकल डालने के बाद उसको फाड़ देंगे। फिर दूध फट गया, फटे दूध के तत्व को छानकर सुखा देते हैं और रबर की चादर तैयार कर देते हैं। फिर चादर तैयार करने के बाद अब जैसे ही हमको रबड़ मिल गया, तो जो भी वस्तु से निर्माण करना होता है, मान लीजिए टायर निर्माण करना है तो टायर, मतलब जो भी चीज़ें निर्माण करना है उसका निर्माण कर देंगे। ठीक है, आइए अब देखते हैं कहवा बनाने की प्रक्रिया। कहवा जिसे हम लोग कॉफ़ी भी कहते हैं। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, यहाँ पर देखिए इस वाले इमेज में सबसे पहले पेड़ से फल तोड़ लेंगे। तो इस इमेज में अगर आप देखें तो फिर जो है फल तोड़ा जा रहा है, बिल्कुल तोड़ा जा रहा है। दूसरा काम क्या करेंगे, फिर फल तोड़ने के बाद फल काटकर उसका बीज निकाल लेंगे। अगर आप इस इमेज में देखें तो यहाँ पर इस जो फल दिखाई दे रहे हैं इसके ऊपर कवर लगा हुआ है। इन सब को हम लोग क्या करेंगे, काटेंगे। काटने के बाद इसके अंदर से जो बीज निकलेगा उसको निकाल लेंगे बाहर। बीजों को फिर धूप में सिखाएंगे, धूप में अच्छे से देखिए इस तरीके से सुखा लेंगे। सूखे बीज को बोरे में भरकर निर्यात कर देंगे। बस बीजों पर पॉलिश करके आवश्यकता अनुसार प्रयोग में ला सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपने समझा। अब बात करते हैं नमक। आप नमक का प्रयोग प्रतिदिन करते हैं, क्या आपको मालूम है कि नमक कैसे बनता है? आइए जानते हैं कि नमक कैसे बनता है, बिल्कुल आसान तरीके से। सबसे पहले समुद्र तट पर कारीगर या मजदूर पहले बड़ी बड़ी क्यारियां बना लेते हैं। क्यारियां जैसे आप लोगों ने खेत में देखा ना, क्यारी बन जाती है, तो ऐसे बड़े बड़े जैसे इस चित्र में देखिए दिखाया गया है, क्यारी बन गया है, क्यारी बना ली जाती है। फिर ज्वार आने पर इन क्यारियों में समुद्र का खारा जल भर जाता है। ज्वार मतलब लहर आने पर, जब लहर आती है तो इन क्यारियों में समुद्र का खारा जल भर जाता है। फिर इन क्यारियों की मेड़ों को और ऊंचा किया जाता है, जिससे ज्वार आने पर पानी न भर जाए। जैसे एक बार पानी आके भर के चला गया, फिर इन मेड़ों को और ऊंचा कर लिया जाता है। ये जो मेड़ बने हैं ना, इनको और ऊंचा कर लिया जाता है कि अब जब दोबारा ज्वार आए तो उसमें पानी ना भरे। कुछ दिनों में पानी जो होता है भाप बनकर उड़ जाता है और क्यारियों की तलहटी में नमक बचा रह जाता है। फिर क्यारियों की तलहटी में क्या बचा रहेगा, नमक बचा रहेगा। पानी बनकर भाप बनकर तो उड़ गया। फिर इसे एकत्र करके बाजार में पहुंचाया जाता है, वहां मशीनों से साफ करके खाने योग्य बनाया जाता है। नमक में आयोडीन मिलाया जाता है जो घेंघा रोग से बचाव के लिए उपयुक्त होता है। ठीक है, जिस तरीके से आपने ऊपर के उद्योग में निर्माण सहायक करके एक लिस्ट बनाया, वैसे यहाँ पर भी बनाना है कि निम्नलिखित आधारित उद्योगों के नाम बताइए। लोहा पर आधारित उद्योगों के नाम बनाए। लोहा से क्या क्या चीजें बनाई जाती है, आप कहेंगे समुद्री जहाज हो गया, 2-3 नाम बताने हैं। कृषि पर आधारित उद्योग से चीनी उद्योग हो गया, अब 2-3 नाम और बताइए। पशु आधारित उद्योग हो गया, जैसे दुग्ध उत्पादन हो गया, और कौन कौन से उत्पादन हो जाएंगे ये बताएंगे। वन पर आधारित उद्योग जैसे दिया सलाई उद्योग हो गया, है ना, दिया सलाई तो लकड़ी से बनता है, तो इसलिए वन पर आधारित है। इस तरीके की लिस्ट आप बनाएंगे अपने से। ठीक है, अब बात करते हैं पर्यावरण एवं उद्योग। क्या बात है, पर्यावरण एवं उद्योग। उद्योग हमारे पर्यावरण को 2 रूपों से प्रभावित करता है। कच्चे माल के रूप में प्राकृतिक संसाधनों का अधिकाधिक दोहन करके, मतलब जब कच्चे माल चाहिए तो हमको अगर किसी चीज की मांग हो जाए, जाहिर सी बात है अगर मांग हो गई तो कच्चा माल अधिक से अधिक हम लोग प्रयोग करेंगे, तो वो क्या होगा, कमी हो जाएगी उसकी। उसी को कहा जाता है कि अधिक से अधिक दोहन किया जा रहा है, अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करके। और जो वस्तु बनाई जा रही है और अगर उससे कंपैरिजन किया जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा अपशिष्ट पदार्थ बच जाते हैं। अपशिष्ट मतलब खराब चीज़ें जो है बच जाती हैं। इसके बचाव है तो हम कर क्या सकते हैं, ये समझिए। तो इसके बचाव के लिए हम लोग क्या कह सकते हैं, तो अधिक प्रदूषणकारी और अत्यधिक खतरनाक प्रकृति के उद्योगों को आवासीय क्षेत्रों से दूर स्थापित करना, उत्पादन के उपरांत औद्योगिक कचरों को फेंकने से पहले शोधन करने का प्रबंध करना और उनके उचित निस्तारण की व्यवस्था करना। ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन वाले उद्योगों से निकले रेडियोधर्मी कचरे का उचित निस्तारण करना, मतलब जो रेडियोधर्मी कचरा है उसको अच्छे से दफनाना, है ना, जिससे वो बाद में नुकसान न पहुंचाए। औद्योगिक प्रतिष्ठानों से निकलने वाले अपशिष्ट जल को जलाशयों, झीलों, तालाबों, नदियों, सागरों में शोधन करके ही डालना, मतलब जो कंपनी से गंदे पानी निकल रहे हैं उनको शोधन कर दिया जाए, साफ कर दिया जाए, उसके बाद झीलों में, तालाबों में, नदियों में डाला जाए। अत्यधिक ध्वनि करने वाले उद्योगों की मशीनों में ध्वनि शामक यंत्र की व्यवस्था जरूर करनी चाहिए। ठीक है, मतलब जिससे ध्वनि कम हो जाए। चीनी उद्योगों से निकलने वाले कचरे से जैविक एवं कंपोस्ट खाद तैयार करना है। जो भी चीनी उद्योग से कचरे निकल रहे हैं उससे हम लोग कंपोस्ट खाद तैयार कर सकते हैं, जैविक खाद तैयार कर सकते हैं, तो वो तैयार किया जाए। ठीक है, उद्योगों एवं औद्योगिक क्षेत्रों में वृक्षों की हरित पट्टी विकसित करना। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण में वृक्षों की हरित पट्टी उपयोगी होती है।
ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है आप भी उद्यमी बने, है ना, बिजनेसमैन, आप लोगों ने सुना होगा वही। तो मुरली ने आलू की फसल के लिए उन्नतशील बीजों का प्रयोग किया। फसल कई गुना अधिक हुई, पर बाजार में मांग न होने से बहुत सारा आलू खेत में ही सड़ गया। अगले वर्ष मुरली ने अपनी बचत से घर के आलू के पापड़ बनाने का छोटा सा व्यवसाय प्रारंभ किया, जिससे गांव की 25 से 30 महिलाएं अपने खाली समय में काम करती हैं। शहर में आलू के पापड़ों की अच्छी मांग है। अब वह आलू के चिप्स व पापड़ बनाने की मशीन लगाने के लिए किसी वित्तीय संस्था से ऋण लेने की सोच रहा है। मतलब ये कि मुरली जो है, पहले वो सोचा कि खूब बढ़िया सा आलू बोया जाए और बेचेंगे आलू। तो आलू बोया गया, लेकिन जो है कहीं मांग ही नहीं रहा, कोई बिक ही नहीं रहा था। जब बिक ही नहीं रहा था तो आलू सड़ गए। लेकिन अगले साल फिर वो जब आलू बोता है तो दिमाग लगाता है क्यों ना बिजनेस किया जाए, उद्यमी बना जाए। तो बिजनेस करने के सोच से वो आलू के पापड़ बनाने का सोचता है। अब 25 से 30 महिलाएं जो है काम करने लगी और शहर में इस पापड़ की अच्छी मांग हो गई। तो अब वो सोच रहा है कि वह आलू का चिप्स और पापड़ जो है बनाए, लेकिन अब ये मशीन लगा दे। तो अब मशीन के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। अब अचानक से किसी उद्यमी को अचानक से बिना कुछ करे पैसा तो मिलेगा नहीं, इसलिए उसे क्या लेना पड़ेगा, ऋण लेना पड़ेगा। तो इस बात को समझिए कि किसी भी देश, प्रदेश, जिले या गांव की समृद्धि में उद्योगों का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। उद्यमी वस्तुओं का उत्पादन करके सिर्फ स्वयं को ही रोजगार नहीं देता, बल्कि अनेक लोगों को रोजगार देकर उनके परिवार का भरण पोषण करता है। किसी भी राष्ट्र की आर्थिक स्थिति उस राष्ट्र में उद्योग धंधों की स्थिति से मापी जाती है। यहाँ यह कहना अतिशयोक्ति न होगा कि आने वाले समय में उद्यमी ही राष्ट्र के स्वावलंबन और उन्नति के असली निर्माता होंगे, है ना। बॉक्स को देखें, जैसे अब ये देखिए असली घटना है, इसको समझिए। राजस्थान के झुंझुनू नामक शहर में श्री घनश्याम दास बिरला ने अपना कारोबार कपड़े की फेरी से शुरू किया। कपड़े की फेरी मतलब घूम घूम कर कपड़ा बेचना। आज बिरला भारत के प्रतिष्ठित उद्योग घरानों में से एक है। बिरला का नाम तो आपने जरूर सुना होगा। रिलायंस को देख लीजिए। रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स के धीरूभाई अंबानी ने दुबई के एक पेट्रोल पंप से कार्य शुरू किया था। अब उनका परिवार विश्व के सर्वोच्च उद्यमियों में से एक है। इसी परिवार से संबंध रखने वाले और रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी वर्तमान समय में भारत के सर्वाधिक अमीर आदमी हैं। आज अजीम प्रेमजी विश्व के सर्वाधिक धनी व्यक्तियों में से एक हैं तथा विश्व में कंप्यूटर उद्योगों में अग्रणी हैं। किसी भी उद्योग धंधे की शुरुआत छोटी से छोटी हो सकती है। सफलता के लिए चाहिए इच्छा, लगन, अवसर को पहचानने, जोखिम उठाने और क्षमता का एक सपना चाहिए। ठीक है, तब आप जाके उद्यमी बन सकते हैं। और यदि आपने निश्चित कर लिया कि हमें एक उद्यमी बनना है, तो आपके दिमाग में कुछ ऐसे सवाल उठेंगे। कैसे? कि मुझे कौन सा व्यवसाय या कौन सा रोजगार शुरू करना है, आसपास के लोगों की किस प्रकार की आवश्यकताएं हैं जिसे अभी कोई पूरा नहीं कर पा रहा है, उनके लिए किस प्रकार की सेवाएं और सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं, धंधा शुरू करने के लिए किस प्रकार के कच्चे माल, मशीनों, उपकरणों की आवश्यकता है, यह कहाँ और कैसे सबसे उचित दामों में प्राप्त होगी, है ना। वित्तीय सहायता सरकारी बैंकों, वित्तीय निगम, खादी ग्रामोद्योग विभाग आदि किससे प्राप्त करनी है, उद्योग लगाने के लिए स्थान, शेड एवं भवन की व्यवस्था कहाँ करें, उत्पादित वस्तुओं सेवाओं बाजार कहाँ और कैसे बढ़ाना है। ये सारी चीज़ें आपके मन में जरूर आएंगी। और इन प्रश्नों के बारे में अपने आसपास के लोगों से जानकारी प्राप्त करें। आप जिला उद्योग केंद्र से भी इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जिला उद्योग केंद्र आपको उद्योग चयन, विभिन्न परियोजनाओं की जानकारी, परियोजना रिपोर्ट बनाने, मशीनों, कच्चे माल विक्रेताओं के पते, ऋण स्रोतों की जानकारी, तकनीकी परामर्श आदि में मदद करने के लिए स्थापित किए गए हैं। अब आप सोचें कि आपको किस प्रकार के उद्योग धंधों में रुचि है। आपके गांव, शहर में धड़ाधड़ चलते कारखाने और फैक्ट्रियां हो, क्या यह आपका भी सपना है? चलिए, अब ये सारी चीज़ें खत्म हुई। अब तीसरा नंबर है भारी उद्योग। किसका नंबर है? भारी उद्योग का। ठीक, अब भारी उद्योग के विषय में पढ़ेंगे। तो भारी उद्योग, बृहद या भारी उद्योग बड़े पैमाने पर स्थापित किए जाते हैं, जिनके लिए अधिक पूंजी, कच्चा माल, श्रम शक्ति, भूमि, मशीन एवं शक्ति के साधनों की आवश्यकता होती है तथा अधिक मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। इस प्रकार के कुछ उद्योग सरकारी तथा निजी क्षेत्र दोनों में आते हैं। इन उद्योगों में लोहा, इस्पात, सीमेंट, दवाएं, रासायनिक खादें, वस्त्र उद्योग, चीनी, बड़ी बड़ी मशीनें, वायुयान, जलयान, मोटर गाड़ी, रेल के इंजन, डिब्बे, वस्त्र, तेल शोधन, परमाणु ऊर्जा का उत्पादन, ये सभी प्रमुख हैं।
भारत के कुछ अगर प्रमुख उद्योग की बात की जाए जो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है, जैसे लौह इस्पात उद्योग। यह भारत का एक आधारभूत उद्योग है, क्योंकि अन्य सभी हल्के, मध्यम और भारी उद्योग इससे बनी मशीनरी पर निर्भर है। भारत में टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी जो जमशेदपुर में है झारखंड में, आयरन एवं स्टील कंपनी इसको पश्चिम बंगाल में है, विश्वेश्वरैया आयरन एवं स्टील कंपनी विस्को कर्नाटक में है, निजी क्षेत्र के तथा छत्तीसगढ़ में भिलाई, पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर, उड़ीसा में राउरकेला, झारखंड में बोकारो, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम और तमिलनाडु में सलेम लोहा इस्पात बनाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के कारखाने हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या देखा, आपने यहाँ पे ये देखा कि ये जो कंपनियां हैं भारत में, टाटा आयरन ये जमशेदपुर का कंपनी हो गया, और ये पश्चिम बंगाल कंपनी हो गया विश्वेश्वरैया जो है विस्को कर्नाटक, ये सभी क्या है, निजी क्षेत्र के हैं, प्राइवेट कंपनियां हैं। लेकिन अगर आप इधर देखें तो छत्तीसगढ़ में भिलाई हो गया, पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर हो गया, उड़ीसा में राउरकेला हो गया, झारखंड में बोकारो हो गया, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम और तमिलनाडु में सलेम लोहा इस्पात बनाने, ये सभी क्या है, सार्वजनिक मतलब सरकारी क्षेत्र के कारखाने हैं। तो यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है आगे कि लौह अयस्क से लौह इस्पात बनाना, मतलब लौह अयस्क से लोहा कैसे बनाया जाए इसके विषय में हम पढ़ेंगे। तो लौह अयस्क को ऊंचे तापमान में गलाया जाता है, बहुत ऊंचे तापमान में गला दिया जाता है। धातु गलकर अलग हो जाती है, जिससे सांचे में ढाल दिया जाता है। उसमें कार्बन, क्रोमियम और निकल मिलाया जाता है, जिससे जंग न लगने वाला इस्पात बन जाता है। ठीक है, आते हैं जमशेदपुर, और जमशेदपुर में पहले पढ़ते हैं क्या, ये टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी झारखंड राज्य के जमशेदपुर नगर में स्थित है। इसकी स्थापना जमशेद जी टाटा ने 1907 में की थी। यह निजी क्षेत्र की लौह इस्पात बनाने की सबसे बड़ी कंपनी है। इसके आसपास लौह इस्पात बनाने के लिए कच्चा लोहा, कोयला, चूना पत्थर, डोलोमाइट, मैग्नीज आदि खनिज बहुतायत में मिलते हैं, बहुत ज़्यादा मिलते हैं। यहाँ के इस्पात से मोटर गाड़ी उद्योग का अधिक विकास हुआ, जैसे ट्रक, कार, वैन और बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, अगला है यहाँ पे देखिए डेट्रॉयट। देखिए डेट्रॉयट मोटर वाहन उद्योग लोहा इस्पात उद्योग से जुड़ा हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका के ह्यूरन तथा ईरी झील के मध्य डेट्रॉयट नगर स्थित है। यह नगर मोटर गाड़ी उद्योग के लिए विश्वविख्यात है, क्योंकि यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका के 3 प्रमुख मोटर निर्माण कारखाने स्थापित हैं। पहला जनरल मोटर कॉरपोरेशन, दूसरा फोर्ड मोटर कंपनी और तीसरा है डैमलर क्रिसलर एजी। तो मोटर गाड़ी बनाने के लिए कच्चा माल जो पिट्सबर्ग नगर के लौह इस्पात कारखानों से प्राप्त होता है। पिट्सबर्ग विश्व के लौह इस्पात उत्पादन केंद्रों में से एक है। दूसरा है सूती वस्त्र उद्योग। क्या है? सूती वस्त्र उद्योग। भारत के गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक एवं पंजाब राज्यों में सूती वस्त्र उद्योग स्थापित है। जैसे अहमदाबाद सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसके आसपास कपास उत्पादक क्षेत्र होने से सूती वस्त्र उद्योग का अत्यधिक विकास हुआ है। अहमदाबाद में सूती वस्त्र निर्माण लगभग 50 मिलें स्थापित हैं। यह देश का दूसरा बड़ा सूती वस्त्र उद्योग है, इसलिए इसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट है ओसाका। जापान देश के ओसाका नगर में हमारे देश के अहमदाबाद की तरह सूती वस्त्र उद्योग का अत्यधिक विकास हुआ। इसे जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। जबकि जापान में कपास का उत्पादन नगण्य होता है, न के बराबर होता है। ठीक है, फिर भी इसके लिए जापान को विश्व के अन्य देशों से कपास आयात करना पड़ता है। ओसाका में सूती वस्त्र उद्योग के लिए विकास निम्नलिखित कारण है। ओसाका में सूती वस्त्र का जो उद्योग है उसका कारण क्या क्या है उसको समझिए। अगर इसको समझें तो यहाँ पर है कि समुद्र तट पर स्थित होने के कारण बड़े बड़े जहाजों द्वारा कच्चे माल को बाहर से मंगाने तथा तैयार माल को बाहर भेजने में सुविधा है। यहाँ पत्तनों पर बड़े बड़े जहाजों पर सामान लादने और उतारने का कार्य मशीनों द्वारा होता है। उच्च कोटि की तकनीकी तथा श्रमिक सुविधा सुलभ है। वस्त्र उद्योग के लिए उपयुक्त नम जलवायु मिलती है। तीसरा है सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। भारत में बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, नोएडा आदि शहरों में इस उद्योग की स्थापना की गई है। सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन घाटी के विषय में जानते हैं। बहुत प्रश्न पूछता है कि सिलिकॉन घाटी संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है। यह सैन फ्रांसिस्को तथा सैन जोस नगरों के मध्य फैली हुई एक पट्टी है जो लगभग 50 किलोमीटर लंबी तथा 20 किलोमीटर चौड़ी है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सूचना प्रौद्योगिकी का यह प्रमुख केंद्र है।
आरंभ में यहाँ पर भारी संख्या में सिलिकॉन के एकत्रित परिपथ है ना इंटीग्रेटेड सर्किट चिप बनाने वाली कंपनियों के स्थित होने के कारण इसे यह नाम मिला। सिलिकॉन घाटी में संयुक्त राज्य अमेरिका की सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी बड़ी बड़ी कई हजार कंपनियां स्थित हैं। इनमें एप्पल, इंटेल, ह्यूलेट पैकर्ड, एचपी है ना, एचपी का फुल फॉर्म क्या है, ह्यूलेट पैकर्ड आदि प्रमुख हैं। अब बेंगलुरु की बात करते हैं, है ना, बेंगलुरु की बात करते हैं। क्यों? अभी समझ में आएगा कि कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन घाटी कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का कैलिफोर्निया में स्थित है, उसको सिलिकॉन घाटी कहा जाता है। तो बेंगलुरु को यहाँ पर भारत की सिलिकॉन घाटी कहा जाता है। भारत में प्रक्रिया सामग्री सॉफ्टवेयर की सबसे अधिक कंपनियां बेंगलुरु में ही हैं। इनमें इन्फोसिस तथा विप्रो टेक्नोलॉजीज कंपनियां महत्वपूर्ण है। विश्व भर में भारत के सॉफ्टवेयर विशेषज्ञों की बड़ी प्रतिष्ठा और मांग है। यहाँ संचार उपकरण, मशीनरी उपकरण, वायुयान, बिजली की मोटर, मुद्रण सामग्री, जूता और घड़ियाँ आदि बनाने वाली कंपनियां, अन्य बड़े बड़े उद्योग भी हैं। अगला है क्या, मशीन यंत्र उद्योग। हिंदुस्तान मशीन टूल्स एचएमटी के केंद्र बेंगलोर, हैदराबाद, पिंजौर जो हरियाणा में है, कालामासेरी केरल, अजमेर राजस्थान, श्रीनगर जम्मू और कश्मीर में है। इनमें घड़ियाँ, ग्राइंडिंग मशीन, ड्रिलर, ट्रैक्टर आदि बनाए जाते हैं। रांची के निकट हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन में भारी मशीन बनाने का कारखाना है। इसके बाद जो अगला है वो है रासायनिक उर्वरक। रासायनिक उर्वरक, रासायनिक कारखाने सिंट्री, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन इफ्को, उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट इसके बाद है चीनी उद्योग। चीनी उद्योग जो है उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल राज्यों में चीनी उद्योग स्थापित है। अगला है मोटर गाड़ियाँ। कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, जमशेदपुर और गुड़गांव में स्थापित हैं। अगला है बिजली की भारी मशीनें। इनके कारखाने भोपाल, रानीपुर, हरिद्वार के निकट, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, मैसूर व हैदराबाद में स्थित हैं। फिर इसके बाद अगला है वायुयान उद्योग। वायुयान उद्योग बेंगलुरु, कानपुर, लखनऊ, नासिक महाराष्ट्र में है, कोरापुट ओडिशा में है। नेक्स्ट अगला है रेलगाड़ी की इंजन। रेलगाड़ी के इंजन चित्तरंजन पश्चिम बंगाल में, वाराणसी उत्तर प्रदेश में बनते हैं तथा श्री पेरम्बदूर तमिलनाडु व कपूरथला पंजाब में रेल के डिब्बे बनते हैं। ठीक है, रेल के डिब्बे कहाँ बनते हैं, श्री पेरम्बदूर और कपूरथला। श्री पेरम्बदूर जो है वहाँ तमिलनाडु में है और कपूरथला कहाँ है, पंजाब में। अगला है विद्युत उपकरण। विद्युत उपकरण मशीन चलाने के लिए बिजली के सामान के उद्योग भोपाल, हरिद्वार, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई व बेंगलुरु में है। फिर आगे है देखिए दूरसंचार। दूरसंचार के साधन के रूप में टेलीफोन उद्योग बेंगलुरु, प्रयागराज, इलाहाबाद व रायबरेली में है। अगला है तेल शोधन। तेल शोधन डिगबोई, नूनमती गुवाहाटी में है, ट्राम्बे विशाखापत्तनम, बरौनी बिहार, कोयली अंकलेश्वर जो गुजरात में है, चेन्नई, मथुरा, मुंबई हाई में है। तेल शोधनशालाओं में कच्चे तेल को शुद्ध करके डीजल, पेट्रोल, केरोसिन आदि प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अगला है सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, सीमेंट उद्योग की बात हुई है तो सीमेंट बनाने की प्रक्रिया क्या होती है इसके विषय में बहुत ही अच्छे से जानेंगे। सीमेंट बनाने की प्रक्रिया। सीमेंट निर्माण का मुख्य कच्चा माल चूना पत्थर है। चूना पत्थर परतदार वर्ग की चट्टान है। चूना पत्थर के अलावा सिलिका तथा बॉक्साइट आदि की आवश्यकता सीमेंट बनाने में होती है। इन पदार्थों को उच्च ताप की भट्टी में जलाकर सीमेंट प्राप्त किया जाता है। जलने पर चूने से मैग्नीशियम कार्बोनेट, लौह अयस्क, गंधक जैसे अवांछित पदार्थ या तो नष्ट हो जाते हैं या सिर्फ आवश्यक मात्रा में रह जाते हैं। उद्योगों का बदला परिदृश्य। समाज में विकास के बदलते परिदृश्य को निम्नलिखित उद्योगों को बढ़ावा मिला है। इन उद्योगों की स्थापना से आर्थिक लाभ के साथ साथ लोगों को रोजगार के अवसर भी सुलभ हुए हैं। कौन कौन से, पर्यटन उद्योग हो गया, है ना, कौन कौन सा उद्योग है, जैसे पर्यटन उद्योग हो गया, कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर उद्योग हो गया, ये दोनों दो उद्योग हैं। अब पर्यटन उद्योग में क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे फोटोग्राफी को बढ़ावा, यातायात के साधनों को बढ़ावा, होटल उद्योग को बढ़ावा, सड़क निर्माण, रोजगार के अवसर। जाहिर सी बात है अगर कहीं पर्यटन बढ़ेगा तो वहाँ पे फोटोग्राफी किया जाएगा, है ना, और पर्यटन बढ़ेगा तो यातायात की भी सुविधा देनी पड़ेगी। और उसके बाद क्या, होटल को भी बढ़ावा दे। कोई व्यक्ति जाएगा घूमने के लिए तो होटल तो चाहिए ही चाहिए।
और सड़क से जाएगा, सड़क निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर उद्योग में क्या है कि कंप्यूटर हो गया, दूरदर्शन हो गया, रेडियो, सरकारी तंत्र में, है ना, इंटरनेट हो गया, ये सारी चीज़ों को बढ़ावा मिला है और रोजगार के अवसर भी सुलभ हुए। ठीक। उद्योगों की सफलता। उद्योगों की सफलता किसी देश में कच्चा माल तथा वहां की बुनियादी सुविधाएं से यातायात, संचार के माध्यमों की व्यवस्था, बाजार की उपलब्धता पर निर्भर है। किंतु उद्यमियों तथा श्रमिकों से भी उद्योगों के उत्पाद प्रभावित होते हैं। अधिक मात्रा में गुणवत्तापूर्ण उत्पाद प्राप्त करने के लिए आवश्यकता है कि उच्च एवं आधुनिक तकनीकी का विकास हो, कुशल श्रमिक हो, श्रमिक एवं अन्य लोग शिक्षित व अनुशासित हो। अब बात करते हैं विकसित देश और विकासशील देश। विकसित देश तथा विकासशील देश बहुत ही अच्छे से समझिए। ठीक है, विकसित देश तथा विकासशील देश। भारत की अपेक्षा जापान में कच्चा माल कम उपलब्ध है ना। भारत की अपेक्षा जापान में कच्चा माल कम उपलब्ध है। वहां भारत की अपेक्षा श्रमिक भी कम उपलब्ध है, लेकिन जापान में कुशल व शिक्षित श्रमिक, उच्च एवं आधुनिक तकनीकी के कारण भारी मात्रा में उच्च स्तर पर वस्तुओं का उत्पादन होता है। जापान में बड़े बड़े उद्योग स्थापित हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की वस्तुओं के उत्पादन में तो जापान अग्रणी देशों में है। औद्योगिक देश होने के कारण जापान एक विकसित देश है। जिन देशों में अधिक मात्रा में उच्च कोटि के उद्योग स्थापित हैं, उच्च शिक्षा, जीवन जीने की उच्च स्तर एवं उच्च सुविधाएं आदि हैं, वे सभी विकसित देश हैं। जिन देशों में उद्योग धंधे, बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा का पर्याप्त विकास नहीं हो सका है और वे देश इसके लिए प्रयासरत हैं, विकासशील देश कहलाते हैं। अपने देश भारत विकासशील देश की श्रेणी में आता है। इसका मतलब ये कि ये देश, हमारा जो भारत देश है, उद्योग धंधे में बेहतर और स्वास्थ्य एवं शिक्षा में बेहतर विकास नहीं हो सका है और वो उसी में अग्रसर है, धीरे धीरे चल रहा है। आगे बढ़ेंगे तो आधुनिक अर्थव्यवस्था में वस्त्र निर्माण उद्योगों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। आज औद्योगिक अर्थव्यवस्था वाले देशों में संसार का धन एकत्रित होता चला जा रहा है, जिसके बल पर वे अपने विकसित देश कहलाने की पार्टी बना चुके हैं। विश्व के सभी देश अपने पौरुष और ज्ञान के आधार पर औद्योगिक विकास के लिए प्रयत्नशील हैं। बहुत सारे देशों में औद्योगिक विकास के लिए कच्चा माल और शक्ति के साधन उपलब्ध हैं, लेकिन प्रौद्योगिकी व पूंजी के अभाव के कारण विकसित देशों की बराबरी नहीं कर पा रहे हैं। भारत में औद्योगिकरण बढ़ रहा है, लेकिन जैसे जैसे औद्योगिकरण बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे पर्यावरण प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है। अतः सरकार ने कई रासायनिक उद्योगों को लगाने के पहले प्रदूषण प्रमाण पत्र लेना आवश्यक कर दिया है। ठीक है, तो ये रहा हमारा पाठ नंबर 5। इसके बाद हम लोग पाठ नंबर 6 पढ़ेंगे। ठीक है, अभ्यास को हम किसी और क्लास में देख रहे हैं तो वहाँ पर जाकर अब डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।